Hello everyone, this is Abhishek Chauhan and you are with me learning a new subject that's your political science। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के मुझे बार बार बोला जा रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सर एक थोड़ा सा एक लेक्चर बताइए, हमें पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आता। तो मैं कई बार उनसे बात करता था, उनसे पूछता था कि आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में क्यों नहीं आता है और क्या इसके पीछे रीज़न है। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें भारत के बारे में बताता है, इंडिया के बारे में बताता है, उसकी थोड़ी जियोग्राफी के बारे में हमें ये बताएगा, थोड़ा वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताएगा, लोगों के बारे में बताएगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है कोई एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है या छोटा इसकी बाउंड्रीज़ जो है देयर इज़ नो लिमिटेशन, वो इतनी वास्ट हैं, इतनी बड़ी हैं कि समझते समझते मज़ा बड़ा आता है। सबसे बड़ी बात ये, पहली बात तो यही है पॉलिटिकल साइंस की कि बहुत ही मज़ा इसमें आता है इसको समझने में। क्यों मज़ा क्यों आता है? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपस की, इसमें हम बात करेंगे भाईचारे की, इसमें हम बात करेंगे लोगों की तरक्की की, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ लोग मिल कर के एक देश बना सकते हैं, किस तरीके से कुछ परिवार मिल कर के राज्य बनाते हैं, ज़िला बनाते हैं, राज्य बनाते हैं और किस प्रकार से फिर वो राज्य जो है देश बन जाते हैं। और 1947 के बाद जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे ऊपर क्या बीती थी और किस तरीके से इन पिछले 60-70 सालों में हमने अपने देश को संभाला है, किस प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर था, बड़ा प्यारा चैप्टर था, तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो मैंने अभी बताया कि डेफिनेशंस सिर्फ इन 4 शब्दों में आना बहुत डिफ़िकल्ट है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी है डेवलपमेंट की, स्टडी है बिहेवियर ऑफ पीपल की, स्टडी है यूनिटी की, स्टडी है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टडी है पार्टीशन के टाइम कैसे हुआ था, स्टडी है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी है, सब मिल कर के जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को जन्म देती है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। तो पहली बात तो कोई भी स्टूडेंट माइंड में ये ना रखे कि पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, इसमें हम आपस की बात करेंगे, इसमें हम एक दूसरे की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, देश की बात करेंगे और बड़ी आसानी से ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है या फर्स्ट जो टॉपिक हमारा बन जाता है, जैसे कि नेशन बिल्डिंग। आप देख सकते हैं नेशन बिल्डिंग क्या होता है, एक देश का, एक राष्ट्र का, नेशन होता है एक राष्ट्र का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे उसकी बिल्डिंग होती, कैसे मतलब उसको बनाते कैसे हैं। इट्स सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया कि छोटे छोटे परिवार बनते हैं, सबसे पहले परिवारों से फिर घर गांव बनते हैं, गांव से शहर बनते हैं, ज़िला बनेगा, फिर राज्य बनेगा, राज्य जब बहुत सारे मिल जाएंगे, बाउंड्रीज बढ़ जाएगी, बड़े लेवल पे बात करें तो देश बनता है। तो इस प्रकार से नेशन बिल्डिंग होता है। उसके कुछ पहलू हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ पिलर्स हैं उसके। तो पहला, जब बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो पहला जो पिलर वहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हैं, अर्बेनाइजेशन का आता है। किस चीज़ का आता है? अर्बेनाइजेशन का, यानी कि शहरीकरण। जब बहुत सारे छोटे छोटे डेरे, छोटे छोटे गाँव जब बन जाते हैं लोगों के, तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता है कि शहर बनाया जाए। शहर बनाएंगे तो शहर बनाने में गांव में और शहर में क्या फ़र्क होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, ठीक है, बहुत सारे, चेन्नई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है, अगर मैंने कुछ एग्जांपल जैसे आपको बताए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, उद्योग लगाए जाते हैं, व्यापार लगाए जाते हैं, बाज़ार सस्ते हैं, लोग जो है अपनी इकोनॉमी बढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पैसे अपनी चीज़ें, सुख सुविधा की चीज़ें खरीदते हैं और पैसा बढ़ता है। तीसरी जो चीज़ है नेशन बिल्डिंग में, वो एजुकेशन है। जब तक हमारे देश के युवा, जब तक आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक हम लोग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे नहीं और आप पढ़ेंगे नहीं तो नेशन बिल्डिंग कैसे होगा। आपको पढ़ाना है, आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, एडवोकेट्स बनना है, टीचर्स बनना है, और इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आप इंडिया की ग्रोथ में आप हेल्प करेंगे। नंबर 4 है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो देश जब बनता है तो पार्टिसिपेशन भी होगा, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन होगा। आप राजनीति भी करेंगे, आप देश को चलाएंगे, कुछ लोग हम में से आप एक सरकार चुनेंगे, उसमें एक लीडर बनाएंगे और वो आप लोग होंगे, तो पार्टिसिपेशन भी होगा। तो इस प्रकार से दीज आर द बेसिक पिलर ऑफ द नेशन बिल्डिंग, मैंने आपको बताया। पॉइंट 2 की बात करें तो प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन बिल्डिंग। अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो जाती हैं जब भी हम नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ हम काम करेंगे। तो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? कास्टिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी भाई भतीजावाद आ जाता है, तेरी जाति मेरी जाति ऊंची है नीची है,
जाति की जब बात करेंगे, कास्ट की जब हम बात करेंगे, धर्म की जब हम बात करेंगे, रिलीजन की जब हम बात करेंगे, एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे, एक दूसरे की तरक्की को रोकना शुरू करेंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी जो है, गरीबी के कारण बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते, गरीबी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता, अर्बनाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक कारण है। तीसरा मल्टी लैंग्वेज, हम लोग लड़ते रहते हैं, हमें प्रेम पैदा नहीं होता, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी जानता है और बंगाल में रहने वाला बंगाली जानता है, तो एक दूसरे को हम समझ ही नहीं पाते हैं। और मल्टी लैंग्वेज, भाषा के आधार पे हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति अलग है और हम अलग हैं, ठीक है। इलिटरेसी और अनपढ़ता होती है, मैंने अभी आपको बताया, जब एजुकेशन नहीं होगा पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी के कारण एजुकेशन नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं होगा तो इलिटरेसी, अनपढ़ता होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है नेशन बिल्डिंग में। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये तो एक मेन प्रॉब्लम है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पार्टीशन हुआ हमारा, आपको सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा पार्टीशन हुआ, डिवाइड हो गया हमारा इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट इंडिया कहलाया, टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो पाकिस्तान बन गया। तो उससे क्या हुआ? आफ्टर द पार्टीशन सम स्टेट्स और एरियाज वर नॉट रेडी टू मिक्स विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक्चुअली दे वर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट। देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो आपको पार्टीशन होने के बाद कुछ राज्य, कुछ जो जगह थी, कुछ जो प्लेसेस थे, वहाँ पे राजा थे, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट उनको बोला जाता था। 4 स्टेट्स की मैं बात करूँगा, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। इन 4 स्टेट्स की मैं बात करूँगा जिन पे प्रिंसली स्टेट इनको बोला जाता था। एक्चुअली जो है 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 हमारे पास रियासतें थी। जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सारी की सारी स्टेट्स जो है मिल गई, एकजुट हो गई, एक राष्ट्र, एक नेशन का निर्माण किया जिसको इंडिया कहा जाता है। लेकिन इन 565 में से 4 कुछ ऐसी थी जो मिलने के लिए राज़ी नहीं थी, उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो प्रिंसली स्टेट के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहूँगा कि प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं। ऐसी जगह, ऐसी राज्य जहाँ पर राजा लोग राज्य करते थे, उसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। दीज वर द स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस। इंडिया के जो प्रिंस थे, वो राजकुमार जो थे, वो उस पर शासन करते थे। राजा लोग जो होते थे, मोनार्की वहाँ पर था, एक सिस्टम था। तो इन्होंने जो है 3-4 थे, इन्होंने ये मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे। तो पहली बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ था? यहाँ का प्रिंस जो है एक निज़ाम था, मुस्लिम था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हिंदू थी। हैदराबाद में जो जनसंख्या थी वो ज़्यादातर हिंदू थी, लेकिन वहाँ का शासक मुस्लिम था और उसने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि हम आपके साथ जो है इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्योंकि हैदराबाद हिंदुस्तान के बीच में था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों तरफ की ज़मीन तो हिंदुस्तान में आ जाए और बीच में कोई हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के साथ जा कर के मिल जाए। जो निज़ाम था वो पाकिस्तान से जो है कांटेक्ट रखना चाहता था, पाकिस्तान के साथ जो है वो मिल कर के रहना चाहता था। ही सपोर्टेड पाकिस्तान एंड स्टार्टेड situated in center of India. How could we tolerate this? 85% Hindu lived there. It could create danger in support of the Pakistan. और हुआ ये कि ये वहाँ से हथियार लेता पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से लेकर के जो हिंदू वहाँ पर रह रहे थे, उन हिंदुओं के जो है हिंदुओं के साथ जो है उन पे इस्तेमाल करता, उनके ऊपर जो है अत्याचार करता। पुलिस एक्शन वाज टेकन, और 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक एक वॉर चला, एक युद्ध चला, और जा कर के बाद में इस निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद को हमने हिंदुस्तान में मिला लिया। दूसरी बात जूनागढ़ की थी, इसकी भी एक सेम कहानी थी। नवाब महाबत खान थे, यहाँ के जो राजा थे वो नवाब उनको बोला जाता था, महाबत खान उनका नाम था। वहाँ पर भी 80% जो है हिंदू थे, और ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जनाब, अपने इस राज्य को, इस ज़मीन को जो है पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर लोगों का जब सजेशन लिया गया तो 99% जो लोग थे, 99, उन्होंने कहा कि हम तो भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो वही बात फिर यहाँ पे हुई, पुलिस एक्शन लिया गया, फोर्स लगाई गई, लड़ाई हुई, किसके साथ? नवाब के साथ हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और जाहिर सी बात है घुटना उसने टेकना ही था,
और इंडिया गवर्नमेंट ने मना किया कि आपको मर्जर विद पाकिस्तान नहीं होना। मर्जर का मतलब पाकिस्तान में मर्ज हो जाना, मिल जाना। पाकिस्तान में मिलना जो है उसका बंद किया और उसको भी हिंदुस्तान में मिला लिया। तीसरा केस जो हुआ वो मणिपुर में हुआ। मणिपुर का थोड़ा सा केस डिफरेंट है। क्या हुआ था, वहाँ के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, वहाँ के महाराजा थे, उन्होंने साइन कर लिया था, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही साइन कर लिया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained। इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने कहा था कि जब कभी ये देश विभाजित हो जाएगा और इस तरीके से जब ये मिल जाएंगी ये चीज़ें, तो हम जो है वो जुड़ने के लिए तैयार हैं और हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं, आपके जैसे भी होगा। लेकिन बाद में इन्होंने जो है थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया और पब्लिक प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो गया था, क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जून 1948 में वहाँ इलेक्शन करवाया कि चलो आप इलेक्शन करते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ आप करना चाहते हैं। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लीजिए भाई, यहाँ का जो राज्य है वो हम इंडिया में नहीं मिला लेंगे, मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ का शासन है, यहाँ का कोई सीएम वीएम नहीं बनेगा, चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं बनेगा यहाँ पे। वो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कानून जो है वो अलग रहेगा, संविधान अलग रहेगा, और वो उसका मालिक कौन रहेगा, राजा ही रहेगा। राजा महाराजा बोधचंद्र ही रहेंगे या उनकी आने वाली पीढ़ी रहेगी। तो ये चीज़ जो है वो मानी गई थी। इन सितंबर 1949 जब हमारा 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद महाराजा साइन द मर्जर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो है मर्जर जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो साइन किया गया और ये डिसाइड किया गया कि मणिपुर भी भारत का ही एक हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर की हम बात करें तो देखो ये मुद्दा तो तब से लेकर के आज तक जो है सुलझता ही नहीं आया हुआ है। जम्मू और कश्मीर पे तो हमेशा लड़ाई रही है। एक्चुअली बात ये थी कि महाराजा हरि सिंह जो है वो जम्मू के राजा थे उस समय पे। आज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रेसी वाज डन, इन्होंने पाकिस्तान, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान नाम की एक कंट्री पार्टीशन में बन गई, तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 22 अक्टूबर की रात थी, 1947 का समय था। 22 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान ने इस कश्मीर पर, कश्मीर के हिस्सों, कश्मीर को वो कब्जाना चाहते थे। ठीक है, 26 तारीख को 4 दिन बाद भारत में मिलना तय हुआ। महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो मदद चाहिए आपकी, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है और आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं हिंदुस्तान। और जाहिर से बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं चाहती थी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में जाए। इसीलिए उन्होंने हरि सिंह का साथ दिया और वो साइन जो है वो करवाया गया हरि सिंह से, और जम्मू कश्मीर को भारत का एक हिस्सा मान लिया गया। लेकिन वहाँ की जो आवाम थी, एक घटना वहाँ पर घट जाती है। क्या घट जाती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सम एरियाज़, उस जो वॉर हुआ उसमें कुछ एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वहाँ की फ़ोर्स उसने लगा दी थी। उस चीज़ को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था और उसको आज भी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसको बोला जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं, जो द्रास सेक्टर और कारगिल से आगे पड़ता है जा कर के। द्रास सेक्टर और कारगिल में तो कब्जा हिंदुस्तान का है, लेकिन उसके पीछे एक लाइन वहाँ पर जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको POK बोला जाता है, उस पार, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। 1 जनवरी 1949 को युद्ध जो है, वॉर जो है वो स्टॉप हुआ, बट नॉट द डिमांड ऑफ द कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान आज भी ये डिमांड करता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक डिपार्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर उसमें ये बात डाली गई कि आप जो है हमारे मसले को सॉल्व कीजिए, लेकिन ये अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। पाकिस्तान आज भी जो है वो कश्मीर की मांग करता है और उसकी जनता को भड़काता है, उसकी जनता पे ये प्रेशर डालता है कि आप जो है हिंदुस्तान में मत मिलिए। और इसी प्रेशर के कारण, जनता आवाम के कारण, देखो क्योंकि डेमोक्रेसी में हम जनता के विरुद्ध नहीं जा सकते, जनता जो चाहती है हमें वो करना पड़ेगा। और इसीलिए जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी वजह से ही आर्टिकल 370 जैसी एक चीज़ जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई। आर्टिकल 370 क्या कहता है? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट के रूप में बताता है। वो हिंदुस्तान में है, मिला हुआ है,
जॉइंट है, पार्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर भी जो कानून है वहाँ पर वो इंडिया के लागू नहीं होते हैं। जम्मू और कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, अपना संविधान उन्होंने बनाया और उसके हिसाब से वो वहाँ पे रूल करते हैं, वहाँ पे शासन करते हैं। जो पावर्स थी, रेजिड्यूली जो पावर थी, बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, इट बिलोंग्स टू यूनियन पार्लियामेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो शासन होता है वो वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, उसमें भारत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पहली बात। लेकिन अभी जो मोदी जी ने कुछ टाइम पहले आपको पता चला हुआ कि धारा 370 जो है वो हटा लिया गया है और अब पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में उसी तरीके से इलेक्शन होगा, सब कुछ होगा जैसे पहले हमारे हिंदुस्तान में हर जगह होता है, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह होता है उसी तरीके से। तो ये था सारा प्रिंसली स्टेट। ये 4 जो जगह थी जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन आंसर। पॉलिटिकल साइंस में ये कहानी तो आपको पता होनी ही चाहिए, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और इन फैक्ट्स के आधार पर आपको एलेबोरेट करना होता है, आपको लिखना होता है। ठीक है, लिखने के लिए मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, लिखना तो आपको खुद ही पड़ेगा। जब भारत पार्टीशन हुआ तो एक बात आती है कि ये बात रखी गई या लोगों में ये बहुत इस चीज़ का मोमेंटम चला, लोगों ने या वहाँ के कुछ जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, ये कि जो राज्य बनाए जाएं, जो इंटीग्रेशन, जो लोग जुड़े, जो 565 जो रियासतें थी वो सब जुड़ करके एक नेशन बन गया, इंडिया बन गया। उसमें एक समस्या आई कि कुछ लोग जो हैं ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएं, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएं। जैसे कि हरियाणा पंजाब पहले एक था, लेकिन जो है इसको हरियाणा को, क्योंकि जो लोग हरियाणा बोलते थे, हरियाणवी लैंग्वेज बोलते थे, भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे उसको अलग कर दिया गया। तो इससे कोई खास हमारे देश की एकता पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये चाहते थे, लोग ये चाहते थे। तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधानिक तौर पे। और उस असेंबली ने क्या किया कि उसने नेशनल लैंग्वेज बनाई। सबसे पहले तो जो है नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिसाइड किया कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनाई जाए, कौन सी जो है नेशनल लैंग्वेज तैयार की जाए, ताकि लोग जो हैं वो सभी जो राज्य के लोग हैं, जो भाषा जो है जो भाषा के आधार पर जो लड़ते थे या कल्चर के आधार पर जो लड़ते थे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो एक नेशनल लैंग्वेज बनानी थी। और नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तैयार की। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, लोग तो सेटिस्फाई इससे होने ही नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसको इलेक्शन के लिए मत दो, लोगों को मत दो कि तुम चूज करो, लोगों को इसको मत निकालो इसमें से, लोगों का कुछ नहीं है, और इसमें असेंबली के लोग शामिल करो, असेंबली के लोग जो डिसाइड करेंगे। और 3 साल लग गए। 3 सालों की मेहनत के बाद हिंदी को जो है पूरे देश की एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। सीखो ना सीखो वो तुम्हारे ऊपर है, बट हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज के ऊपर बना दिया गया। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के जो सूत्र है उसमें पिरोती है, सबको बांध के रखती है। एक डेफिनेशन आती है बड़ी प्यारी, सेक्युलर नेशन, बार बार ये वर्ड्स आएंगे, डेमोक्रेटिक नेशन, सेक्युलर नेशन। लोगों को समझ नहीं आते, बच्चों को समझ नहीं आते हैं, तो बड़ा आसान है, 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, सबसे माइंड में बिठा लेना है चीज़ों को कि सेक्युलर नेशन क्या होता है। सेक्युलर नेशन होता है ऑल रिलीजन विल बी रिस्पेक्टेड, कि एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश जहाँ पे सभी धर्मों का आदर होता है, कोई भी सुपीरियर नहीं होता, कोई भी इन्फीरियर नहीं होता, एक दूसरे के कंपैरिजन में हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर, उसको सेक्युलर बोलते हैं। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है, इसके अंदर जो है हम पीपल विल चूज़ देयर लीडर, वो एक अपना लीडर खुद चुनते हैं, अपनी सरकार खुद चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं बाय द वे ऑफ लोकल इलेक्शंस। वो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में खुद चुनते हैं, ठीक है, उनको पावर देते हैं अपने ऊपर शासन करने की, तो उसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबको याद होना चाहिए, बच्चों को पता ही नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, जैसे कि आप मोदी हैं, तो उस समय कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 3 ही आदमी जो है बड़े जो है इंपॉर्टेंट रहे थे उस समय में। वैसे तो ये सारे थे, लेकिन तीनों का नाम ज़्यादा जो है वो लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो इनके द्वारा किए जाते थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सलाह से। फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मैंने आपको बताया था ना कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया, स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, स्टेट्स को जोड़ा गया, हरियाणा को, पंजाब को, ये इस तरीके से ये जो 565 जो है ये चीज़ें जो बनाई गई रियासतें थी उन सबको जोड़ने का काम, उनको जोड़ करके एक नेशन बनाने का काम, जितने भी 565 जो है रूलिंग एरियाज़ थे बाय नवाब्स एंड ऑल द महाराजाज एंड ऑल दिस थिंग, उनको सबको जोड़ करके जो इंटीग्रेट करके एक इंडिया नेशन बनाया गया। तो उसमें होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। तो कुछ एक और बात करते हैं, जैसे कि गोवा जो है, गोवा की बात करें तो गोवा पुर्तगाली जो लोग थे, पोर्तुगीज़ जिसको बोलते थे, उनके अंतर्गत था। ये भारत में नहीं शामिल था, यहाँ पे पुर्तगाली लोगों का शासन था। तो 18 दिसंबर 1961 को 18 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगाल को जो है पुर्तगाली लोगों से गोवा को आज़ाद करा गया बाय द पुलिस एक्शन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान, और इंटीग्रेट कर लिया गया। भारत का 25वां राज्य मैं आपको बता देता हूँ, गोवा बना था 1987 में। आज़ाद तो इसको 1961 में हमने फ्री करवा दिया था, लेकिन 1987 में जो है गोवा एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, उसको जो है इंडिया में राज्य बना लिया गया। पौंडीचेरी जो है वो भी फ्रांस के अंतर्गत था, तो फ्रांस को भी हमने मार भगाया वहाँ से, और इसको भी जो है इंडिया के अंदर शामिल किया गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने क्या किया था देखते हैं, लेट अस सी। 14 स्टेट्स इन्होंने बनाई थी और 6 यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर डिसाइड की गई थी कि ये रहेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, लेकिन उस समय 14 स्टेट्स थी। कैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे हरियाणा और पंजाब पहले एक था, आगे और भी बात करेंगे, अभी बताता हूँ। हरियाणा पंजाब पहले एक था, फिर हरियाणा को लैंग्वेज के उस पर अलग कर दिया और पंजाब को अलग कर दिया। तो इस तरीके से 3 जून 1947 को जो है डिमांड हुई थी पार्टीशन की। 1947 में पार्टीशन की डिमांड हो गई थी और जुलाई गया, फिर अगस्त आया, 15 अगस्त 1947 को ये हो गया था। और जो डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है वो रखी थी कि ये ऐसा हो जाना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी का भी इनमें थोड़ा सा सहयोग रहा इस बात को, और शुरू में वो मानना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अप्रूव किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि राज्यों को कैसे जोड़ा गया, ज़मीन को कैसे जोड़ा गया, तो उसके बारे में ये पूछा जाता है। एक कमीशन बनाया गया था, एक कमेटी, पहले कमेटी तैयार हुई थी, फिर बाद में कमीशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पीपल फेल्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट द नीड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। भारत एक नेशन बन चुका था, 14 स्टेट्स थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये सोचती थी, और लोगों का प्रेशर भी पीछे से आता था, वही भी ये सोचते थे कि भारत में स्टेट्स को बढ़ा दिया जाए ताकि काम आसान हो जाए, क्योंकि जितनी स्टेट्स थोड़ा थोड़ा ये बन जाएंगे, जो एरियाज़ जो बन जाएंगे, स्टेट्स बन जाएंगी, तो उतने चीफ मिनिस्टर्स हम बनाएंगे, और वो मिनिस्टर्स जो हैं अपने स्टेट की देखभाल करेंगे, और इसको शासन को चलाना थोड़ा सा आसान होगा, और लोगों में भी एक दूसरे इसको बड़ा अच्छा फील करेंगे। तो हरियाणवी जो थे, या हरियाणा जो कल्चर से थे, तो हरियाणा बना दिया गया, पंजाब बना दिया गया, उधर मराठी जो बोलते थे, और हमारा महाराष्ट्र जो है उनको अलग कर दिया गया, गुजराती थे जो उनको अलग कर दिया गया, राजस्थानी जो थे उनको राजस्थान दे दिया गया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल फेल्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे हुआ जैसे बंगाल को डिवाइड किया गया था 1905, बंगाल तो पहले ही डिवाइड हो गया था, पहले ही डिवाइड कर दिया था बंगाल को 1905 में, काफ़ी समय पहले, 42 साल पहले, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने डिवाइड उसको बंगाल को हो गया था। रिपोर्ट ऑफ सर माउंट फोर्ड ऑक्यूपाइड इन 1918, इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी सर माउंट फोर्ड ने, और 1931 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने भी इस बात को माना था कि नहीं, ये जो स्टेट्स हैं, ये 14 स्टेट्स को हमने बढ़ाना चाहिए आगे, और इसको हम कल्चर के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस डिमांड गेन मोमेंटम, ये जो डिमांड थी ये बढ़ती गई लोगों की तरफ से। जयपुर से कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, और 1953 में, यस यू आर राइट, 1953 में ये बात डन कर ली गई, और एक कमीशन बनाया गया जिसमें फजल अली जो है उसके मुखिया बनाए गए, और पन्नीकर थे, और हृदयमथ कंजरू थे, ये सब जो है इनके मेंबर्स वगैरह थे। तो आपको इसको तो इतना कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन ये फैज़ल अली को आपने याद रखना, जो उसके है लीडर थे। एक कमीशन तैयार किया गया, और उस कमीशन के आधार पे जो है स्टेट्स को डिवाइड किया गया।
कुछ रूल्स उसमें डाले गए कि क्या होना चाहिए, क्या चीज़ किस बेसिस पे हमने कमीशन ने काम किया था। जैसे उन्होंने बताया कि इंग्लिश को एक स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या और इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज को बनाया गया कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। दूसरा, सेपरेट नेशन नहीं चलेगा, मतलब कि अगर इंडिया में हमने हरियाणा बना दिया और पंजाब बना दिया, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये हरियाणा कभी ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से अलग होकर के एक अलग से अपना नेशन बनाऊंगा। नेशन नहीं बदलेगा, राज्य बदल जाएगा, स्टेट बना देंगे हम, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश को भी स्टेट, आपको सही पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो पहले एक बड़ा राज्य था, फिर बाद में इसके 2 टुकड़े किए गए, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश को अलग रखा गया। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को एक अलग अलग बाद में बांट दिया गया था ताकि काम आसान हो सके, रूलिंग आसान हो सके, लोगों की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा जल्दी से जो है वो सॉल्व हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे। सेपरेट नेशन नहीं चलेगा, सेपरेट स्टेट तो बन जाएगा लेकिन सेपरेट नेशन नहीं चलेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड, और किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में यदि बोलचाल के आधार पे हमने ये स्टेट्स बनाया है, लेकिन यदि माइनॉरिटी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम किसी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, तो उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा। तो ये कुछ एक रूल्स थे, आप विस्तार से पढ़िएगा इनको जब आप बुक पढ़ेंगे। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के काम भी थे, उनके उद्देश्य भी थे, एम भी था, उनके वर्क प्रोजेक्ट भी थे, और 1953 में ये सब चीज़ें हो गई थी। कुछ एग्जांपल देखिए, हिमाचल को बनाया गया था 1971 में 25 जैन को, जनवरी का महीना था, ठंड का महीना था, हिमाचल में वैसे भी ठंड होती है तो वहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप को ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि ये डेट्स याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए हिमाचल जो है ठंड का महीना था, जनवरी था, तो 1971 में 1971 में वो बनाया गया। 1961 में आपने पढ़ाई है, हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हो गया था। जो लोग गुजराती बोलते थे गुजरात बनाया गया, मराठी जो बोलते थे महाराष्ट्र बनाया गया, तेलुगु जो बोलते थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी बनाया था। अभी पीछे ही जो है तेलुगु भाषा जो बोलने वाले थे पहले, ये आंध्र प्रदेश में, फिर ये जाकर तेलंगाना जो है वो बनाया गया। पंजाबी जो बोलते थे वो पंजाब बन गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ था 1956 में, और गवर्नमेंट से अप्रूवल इसको कमीशन जब बना था 1953 में, और 1956 में जो है ये पास हो गया था। 14 स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड हुई थी यहाँ पे, और 6 यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो डिसाइड हुई थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। पॉलिटिकल साइंस से बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिंदुस्तान के बारे में है। प्रिंसली स्टेट क्या थी, कैसे उनको हमने आज़ाद कराया प्रिंस से, उस मनार्की से, उस राजा वाले सिस्टम से, और किस प्रकार से उनको इंडिया में इंटीग्रेट किया, इंडिया के जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था, उसको हमने बढ़ाया, उसको इंटीग्रेट किया। तो उसके बारे में मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छे से इनको बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।